एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड अप स्टडी। तो आज है पॉलिटी की सीरीज का लेक्चर नंबर 7। लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 6 में हमने सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर किया था और आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमें पता है हमारे शेड्यूल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं जिनको आज हम वन बाय वन कवर करने जा रहे हैं। एंड वीडियो के लास्ट में आपके लिए छोटा सा सरप्राइज भी है रिलेटेड टू द शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट शेड्यूल जो कि जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है स्टेट्स के नेम्स और यूटीज के बारे में। यानी कि अगर कोई स्टेट हम उसके ज्योग्राफिकल या कल्चरल बेसिस पे अगर कोई स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं या फिर यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का अगर फॉर्मेशन करते हैं तो उसका नाम क्या होगा वो डिसाइड करता है हमारा शेड्यूल नंबर 1। तो हमारे पास जैसे कि अभी आपको पता है करेंटली 28 स्टेट्स हैं एंड ये 8 यूटीज हैं। अब ये 8 यूटीज कौन कौन से हैं वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। चलिए अब देखते हैं सेकंड शेड्यूल के बारे में जो कि हमें बताता है सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स यानी कि सैलरी यानी कि तनख्वाह के बारे में कि जो हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी सैलरी कितनी होगी वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सेकंड शेड्यूल में बताया गया है। जिसमें से सेकंड शेड्यूल के पार्ट ए में प्रेसिडेंट और गवर्नर की सैलरी में बताया गया है, पार्ट बी को हटा दिया गया है यानी कि ओमिट कर दिया गया है। पार्ट सी में स्पीकर और चेयरमैन की सैलरी के बारे में हमें बताया गया है और पार्ट डी में जजेस के बारे में। साथ ही साथ पार्ट ई में हमें बताया गया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की सैलरीज के बारे में। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो हमें पता चलता है थर्ड शेड्यूल में बताया गया है ओथ्स एंड अफर्मेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स, मिनिस्टर्स एंड जजेस। यानी कि थर्ड शेड्यूल में हमें जो ओथ यानी कि शपथ जो लेजिस्लेचर्स, मिनिस्टर्स और जजेस को दिलाई जाती है वो कौन किसको दिलाएगा एंड व्हाट इज द प्रोसीजर उसका पूरा क्या रहेगा वो हमें थर्ड शेड्यूल में पता चलता है। नेक्स्ट वी है फोर्थ शेड्यूल जिसमें सीट्स का अलोकेशन पता चलता है राज्यसभा में। यानी कि राज्यसभा में कितनी सीटें कौन कौन से स्टेट्स को अलोकेट किए जाएंगी और कितनी सीट्स रिजर्व रहेंगी फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसमें SC, ST और विमेन्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फिफ्थ शेड्यूल के बारे में जो कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में हमें बताता है। यानी कि शेड्यूल्ड एरिया यानी कि जो कि SC और STs के जो एरियाज होते हैं मेजरली इन असम, मिजोरम एंड मेघालय और त्रिपुरा वाले रीजन में जहां पर ट्राइबल एरियाज जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो बहुत ही फॉर्मल तरीके से वहां पर अपने तरीके से अपने ढंग से वहां रहते हैं। उसका एडमिनिस्ट्रेशन उसका कंट्रोल कैसे होगा, उसका पूरा फंक्शनिंग कैसे होगा, उसका पूरा प्रोसीजर कैसे होगा वो हमें पता चलता है फिफ्थ शेड्यूल से। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द सिक्स्थ शेड्यूल जिसमें आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यानी कि 4 स्टेट्स में जो भी ट्राइबल एरियाज है उनके ट्राइबल ग्रुप्स है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा वो हमें पता चलता है सिक्स्थ शेड्यूल से, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नेटा के नाम से। यानी कि नॉर्थ ईस्ट क्योंकि ये सारे जो स्टेट्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। फिफ्थ शेड्यूल में अब आपको कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा कि फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल में फिर डिफरेंस क्या है। एक्चुअली फिफ्थ शेड्यूल में हमें बताया जाता है सारे ट्राइबल ग्रुप्स के, सारे ट्राइबल या शेड्यूल ट्राइब्स के और शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जैसे कि काफी सारे अदर स्टेट्स में भी हमारे काफी सारे ट्राइबल लोग रहते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ अलग ढंग से किया जाता है। तो वो कैसे किया जाएगा, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे और कब कब कहाँ किस तरीके से बनाए जाएंगे वो फिफ्थ शेड्यूल बताता है। बट स्पेसिफिकली असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए जो ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे गवर्नेंस उसकी होगी, उसको कैसे कैसे गवर्न किया जाएगा वो हमें पता चलता है सिक्स्थ शेड्यूल के द्वारा, जिसको हम बुलाते हैं नेटा यानी कि नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन से। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट शेड्यूल दैट इज सेवेंथ शेड्यूल जो कि हमें बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जिसमें से हमारे पास यूनियन लिस्ट में पहले थे 100 सब्जेक्ट्स जो कि अब डिक्रीज होकर 97 रह गए हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टेट लिस्ट जिसमें टोटल 61 सब्जेक्ट हैं बट नाउ इट इज इंक्रीज टू 66 सब्जेक्ट्स। एंड थर्ड वी हैव कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें पहले थे 52 सब्जेक्ट्स बट अब डिक्रीज होकर 47 सब्जेक्ट्स रह गए हैं। यानी कि हमें इस यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट से पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पावर का वो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर तरीके से हर एक जगह बांटा गया है। यूनियन के पास भी उनकी खुद की कुछ पावर्स हैं, कुल 97 कुछ सब्जेक्ट मैटर्स पे। स्टेट के पास 66 मैटर्स सब्जेक्ट मैटर्स पे उनके लिए पावर है, उस पर रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए।
साथ ही साथ कॉन्करेंट लिस्ट में जिसमें यूनियन और स्टेट लिस्ट दोनों फंक्शन कर सकती हैं, बट यूनियन लिस्ट जो सेंटर का जो पावर होगा, जो रूल होगा, वो प्रिवेल करेगा। तो ये बताता है हमें 7th शेड्यूल, यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में थ्रू द लिस्ट, वो बताता है हमें 7th शेड्यूल। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द 8th शेड्यूल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल, जिसमें हमें पता चलता है हमारी 22 लैंग्वेजेस के बारे में जो कि हमारी कंट्री में बोली जाती है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेजेस हैं वो कुछ ऐसे लिखी हुई हैं, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। दैट इज सम ऑफ आर असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। सो दीज आर ऑल 22 लैंग्वेजेस। मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन कर दी है फॉर एनी रेफरेंस अगर आपको चाहिए। बट क्योंकि अभी ये 22 लैंग्वेजेस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है, बट इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये 22 लैंग्वेजेस नहीं थी, तब वहां पर प्रेजेंट थी सिर्फ 14 लैंग्वेजेस, जिसमें से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1967 में ऐड की गई सिंधी लैंग्वेज एज अवर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। उसके बाद 3 और लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, दैट इज कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इन 1992 में 3 और जो लैंग्वेजेस थी उनको अडॉप्ट किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, ये 4 और लैंग्वेजेस एड ऑन की गई हैं 2004 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तब जाकर ये 8 और जो लैंग्वेजेस जोड़ी गई हैं, तब जाके 14 + 8 दैट वी हैव 22 लैंग्वेजेस हमारी बनी है। अब यहाँ पर आप जो पिक्चर देख सकते हैं वो मैंने एक छोटी सी अपनी कह सकते हैं आप लोगों के लिए ट्रिक बनाई है, जिससे आप ये जो एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस 14 लैंग्वेजेस के बाद में ये सारी जो लैंग्वेजेस जोड़ी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब कब जोड़ी गई हैं एंड किस अमेंडमेंट से जोड़ी गई हैं, वो आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट इट इज सेंधा नमक। सेंधा से आप लोग याद कर सकते हैं सिंधी, जो कि 15th लैंग्वेज है, यानी कि सबसे पहली 15 14 के बाद 15 यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज जो एड ऑन हुई है वो है सिंधी, जो कि कह सकते हैं 1967 में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो 1960 आपको आप ये वाली जो पिक्चर है वो एज इट इज आप अपनी कॉपी या फिर किसी नोट्स में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, एंड आफ्टर 2 और 3 रिवीजन आपको ये पूरी ट्रिक याद हो जाएगी एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट इट इज नमक, जिसमें से न रिप्रेजेंट करता है नेपाली को, जो कि 16th लैंग्वेज है। मा इज फॉर मणिपुरी, जो कि 17th लैंग्वेज है, एंड क इज फॉर कोंकणी, जो कि हमारी 18th लैंग्वेज है। एंड ये तीनों ही हमारी 1992 में एड ऑन की गई हैं विद द हेल्प ऑफ 71st अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद ये छोटी सी एक और ट्रिक है, बाकी की 4 लैंग्वेजेस जब एड ऑन हुई है, जो कि हम आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, MSDB, दैट इज महेंद्र सिंह धोनी बैट्समैन। तो आई होप काफी सारे क्रिकेट लवर्स को ये वाली ट्रिक तो ऑफ कोर्स याद हो ही जाएगी। ये जो चारों लैंग्वेजेस हैं वो 2003 या 2004 में लगभग वहां पर एड ऑन की गई थी, जिसमें से 19th, 20, 21 एंड 22 ये चारों लैंग्वेजेस एड ऑन की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये 8th शेड्यूल में आती हैं, जिसमें 8th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, लैंग्वेज के बारे में। सो आई होप ये ट्रिक जो आपको वो पूरी समझ आ गई होगी, आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने यहाँ पे थ्योरी वाइज तो लिख कर रखा ही है। Next, we will move on to the next schedule, that is 9th schedule, which tells us about the validation of certain acts and regulation। यानी कि कुछ acts को हमारे पुख्ता करने के लिए, यानी कि उसको दाव मतलब कह सकते हैं ना कि कंफर्मेशन के लिए कि हाँ ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन कह सकते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा वो वैलिडेट कैसे होंगे, उसका पूरा वैलिडेशन क्रॉस चेकिंग कैसे होगी, वो बताया जाता है हमारे 9th शेड्यूल में। और ये जो हमारा 9th शेड्यूल है इसके बारे में एक और फैक्ट पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि फर्स्ट चीज थी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अमेंड की गई थी 1951 में, वो था 9th शेड्यूल। इसी को सबसे पहले अमेंड किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि 1951 में हुआ था। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द 10th शेड्यूल, जो कि बताता है हमें एंटी डिफेक्शन लॉ, जो इसको हिंदी में हम कह सकते हैं दल बदल कानून। यानी कि जैसे कि आपको पता है कि काफी ज्यादा टाइम पहले जो पॉलिटिशियंस हुआ करते थे, वो अगर कोई भी कह सकते हैं कि चुनाव या इलेक्शंस जो हार जाते थे, उसके बाद वो काफी सारे MLAs को या फिर काफी सारे MPs को पैसे देकर या फिर कुछ ना कुछ लालच देकर वो अपनी पार्टी में मिला लिया करते थे, जिसकी वजह से जो पार्टी लोगों के द्वारा जीती हुई थी, मतलब लोगों ने जिसको चुनकर उस पार्टी को या फिर उन लोगों को जिताया होता था, वो ना रहकर कुछ टाइम बाद कुछ लालच के वजह से या फिर कुछ करप्शन की वजह से
वो जो पार्टी थी वो हार जाती है एंड पैसे देने वाली जो पार्टी है वो जीत जाती थी, क्योंकि सारे जो मेंबर्स होते थे उसकी वो मेजोरिटी किसी दूसरी पार्टी के साथ दिखा देते थे, यानी कि वो दल को बदल कर लेते, यानी कि दल बदल कर लेते थे, वो पार्टी बदल लेते थे। हैंस इट इज नोन एज दल बदल कानून या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि पास किया था 1985 में पार्लियामेंट ने बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शेड्यूल, दैट इज 11th शेड्यूल, जो कि हमें बताता है पंचायत के बारे में। एंड जो 11th शेड्यूल था वो कब आया था? बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 में ये जो 11th शेड्यूल था वो एड ऑन हुआ था। ओके, नाउ मूविंग, क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें टोटल 8 शेड्यूल ही थे, उसके बाद ये धीरे धीरे जो 9th शेड्यूल एड ऑन हुआ है, फिर 10th शेड्यूल कुछ टाइम बाद एड हुआ है, फिर 11th शेड्यूल एंड देन लास्ट 12th शेड्यूल, जो अभी हमारे पास करेंटली टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स हैं। अब ये किस किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कब कब आए हैं वो मैं जब आपको इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जब पढ़ाऊंगी तो मैं आपको हर एक चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप उस वीडियो का भी इंतजार करिए, वो भी जल्दी ही आ जाएगी आपके लिए। सो 11th शेड्यूल में हमें पंचायत के बारे में पता चलता है, जो कि थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अपनी कंट्री की, जिसमें पंचायत के पास उसका खुद के 29 जुरिसडिक्टेड सब्जेक्ट्स आते हैं, यानी कि ऐसे 29 सब्जेक्ट हैं उसके पास जिस पर वो खुद से इंडिपेंडेंटली होकर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट वील हैव 12th शेड्यूल, दैट इज म्युनिसिपैलिटीज, जिसमें म्युनिसिपैलिटीज के बारे में हमें सब बताया जाता है। एंड म्युनिसिपैलिटीज के पास टोटल उसके कितने जुरिसडिक्टेड सब्जेक्ट्स हैं? जो कि है 18, यानी कि 18 जुरिसडिक्टेड सब्जेक्ट उसके पास ही 18 इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसपे वो इंडिपेंडेंटली होकर रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है विदाउट किसी के अदर एक्सटर्नल अफेक्ट की वजह से। तो ये जो 12th शेड्यूल था वो कब आया था? हमारे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। कब आया था? 1994 में आया था। तो आई होप आपको ये सारे 1 से लेकर 12 तक सारे जो शेड्यूल्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ अब बारी है हमारे, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक छोटा सा सरप्राइज है आपको, आपके लिए ये 12th शेड्यूल से रिलेटेड। तो मैंने यहाँ पर कुछ एक ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए जिसमें आप शेड्यूल्स को याद कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ट्रिक है। तो सबसे पहले जो मैंने खुद से बनाई है हिंदी में ट्रिक, तो वो हम पढ़ लेते हैं, इट विल बी इजी फॉर यू। आप लोग चाहे तो जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया आप एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी याद रख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लर्न फ्रॉम दिस ट्रिक ऑल्सो। सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल, ये जो नंबर लिखे हैं वो हमारे शेड्यूल्स की काउंटिंग है, यानी कि 1 2 3 4 जो 12 तक लिखे हुए हैं ये हमारे शेड्यूल्स हैं। एंड जो सामने मैंने लिखा है वो थोड़ा सा ट्रिक है, एंड जो भी मैंने मार्क किया है मार्कर से वो आपके कीवर्ड्स हैं, जिसकी वजह से आप हर शेड्यूल में क्या सब्जेक्ट या क्या टॉपिक क्या कीवर्ड दिया गया है उससे आप उस शेड्यूल को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दैट इट इज थोड़ा लिरिकल फॉर्म में है, तो किसी को भी अगर सॉन्ग वगैरह कुछ अगर पसंद हो तो आप लोग इसको अच्छे से और इंटरेस्टिंगली तरीके से याद रख सकते हैं। आप 4-5 बार अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आई एम श्योर आपको ये याद जरूर हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दैट थोड़ा लिरिकल फॉर्म में है तो आप लोग भी प्लीज कॉपीराइट करिएगा। दैट 1 में हमने राज्य बनाया, 2 में हमने वेतन पाया, 3 ने हमको शपथ दिलाई, 4 हमने सीट है पाई, 5 एसटी के कानून बनाए, 6 में नेता को हम लाए, 7 हमने सूची बनाई, 8 में भाषा है समझाई, 9 ने कानून पुख्ता बनाया, 10 ने दल बदल बंद करवाया, 11 में पंचायत ने 29 विषय है पाए, 12 में नगर पालिका ने 18 विषय है पाए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा दैट फर्स्ट शेड्यूल में हमने राज्य को नाम देने की या फिर स्टेट नेमिंग के बारे में बात की है। सेकंड शेड्यूल में हमने सैलरीज या वेतन के बारे में बात की है। थर्ड शेड्यूल में हमने ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात की है। फोर्थ शेड्यूल में हमने सीट यानी कि राज्यसभा की जो सीट्स वगैरह है वो कैसे एलोकेशन ऑफ सीट्स होगा उसके बारे में बात की है। शेड्यूल नंबर 5 में हमने एसटी के लिए कानून बनाए, उनके शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कानून बनाए। 6th में हमने नेता को लाए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में बताते हैं। 7th शेड्यूल में हमने सूची बनाई, यानी कि यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई और डिवीजन ऑफ पावर किया हमने। नेक्स्ट 8th शेड्यूल में हमने लैंग्वेज के बारे में, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस होंगी, जो कि है कुल 22 लैंग्वेजेस, उसके बारे में बताया।
नेक्स्ट 9th शेड्यूल में हमने कानून का यानी कि लॉज का, रूल्स का वैलिडेशन किया। फिर उसके बाद 10th शेड्यूल में हमने दल बदल यानी कि एंटी डिफेक्शन को बंद कराया। एंटी डिफेक्शन यानी कि डिफेक्शन लॉ जो था कि दल बदल कर सकते थे जो जितने भी पॉलिटिशियंस है उसको बंद करवाया, एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए। 11th शेड्यूल में हमने पंचायत के बारे में पढ़ा जिसमें उसके पास 29 विषय होते हैं टोटल। 12th शेड्यूल में वही हमने नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपैलिटीज के बारे में पढ़ा जिसके पास कुल 18 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इंग्लिश के लिए जो हमारे पास ट्रिक है वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जहां पर हर एक लेटर का अपना एक मीनिंग है और ये आप अगर काउंट करेंगे तो ये सारे 12 लेटर्स हैं जिसका हर एक का मीनिंग है, जिसमें से आप जो कि सारे 12 शेड्यूल्स हैं वो याद कर सकते हैं। तो जैसे कि हम रीड आउट करें इसको कि टी का मतलब है टेरिटरीज एंड स्टेट्स की यानी कि राज्य के बारे में बताता है ये हमको। ई से हमें एमोल्यूमेंट्स या फिर सैलरी के बारे में पता चलता है। ए से अफर्मेशन एंड ओथ। आर से राज्यसभा का सीट एलोकेशन। एस इज फॉर शेड्यूल एरियाज। ओ इज फॉर अदर ट्राइबल एरियाज। ओ अदर ट्राइबल एरियाज का मतलब यहाँ पर नेटा से है। ओके, नेटा मतलब नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन से। एफ का यहाँ पर है फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट यानी कि 3 लिस्ट जो हमारे लिए बनाई गई हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। ओ इज फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस यानी कि ये है 8th शेड्यूल हमारा। एल इज फॉर लैंड रिफॉर्म्स। डी फॉर डिफेक्शन यानी कि दल बदल कानून जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट से आया, मैंने आपको ऊपर बता दिया है। पी इज फॉर पंचायत एंड एम इज फॉर म्युनिसिपैलिटीज। अगर आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में याद कर सकते हैं, अदरवाइज इंग्लिश में भी आपके लिए ये ट्रिक है। एंड छोटा सा सरप्राइज है मेरी तरफ से, यही था सरप्राइज। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज सपोर्ट दिस चैनल। टिल देन गुड बाय, दिस इज इट।